हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स किस किस तरह के रिएक्शन देते हैं। तो देखो, मेनली हमें ये 3 रिएक्शन पढ़ने हैं इस चैप्टर में। क्या है? सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि NSR, शॉर्ट में हम इसको NSR बोलेंगे, ठीक। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब देखो, हालांकि जो हेलोबेंजीन्स होते हैं जैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं, तो वहां पर हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है। हालांकि उसकी बात हम वहीं पर करेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हम सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना। और एक्चुअल में डिफिनेशन क्या है, तो यहां पर लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन ऑफ हेलो एल्केन बाय अदर न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि हैलोजन, किसी हेलो एल्केन का हैलोजन हटाकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगा देना उसके जगह पे, यही क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सभी को पता ही होगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। मतलब जिसको न्यूक्लियस से प्रेम हो या न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो, जिसको न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्टेड होते हैं? या तो उनके पास नेगेटिव चार्ज हो वो, या फिर दूसरे जो इलेक्ट्रॉन से अमीर हो, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं 2। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो CH3CH2Cl का हम रिएक्शन KOH से करा रहे हैं, तो CH3CH2OH बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये Cl और यहाँ पे OH, ये Cl हट के ये Cl माइनस है, यहाँ पे भाई पार्शियल माइनस रहता है Cl पे, हेलोजन पे, और यहाँ पे OH माइनस है। तो हो क्या रहा है, Cl माइनस निकल गया। ठीक है, या इसको हम K प्लस को ना लिखकर Cl माइनस लिख देते हैं, ये समझ जाना कि यहाँ पर K प्लस है। ठीक है, K प्लस के साथ ही रहेगा वो। तो देखो यहां पर क्या, Cl माइनस हटा, OH माइनस उसके जगह पे आया, एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया। उसी तरह यहां पे Cl माइनस हटा, Cn माइनस यहां पे आके जुड़ गया। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, और ये जो निकला Cl माइनस Cl माइनस, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लिविंग ग्रुप। जो न्यूक्लियोफाइल था पहले और निकल गया, उसको क्या बोलते हैं हम? लिविंग ग्रुप बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम LG बोलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। हालांकि ये NCERT में इससे भी ज़्यादा दिया हुआ है, एक टेबल शायद 10.4 है, उसमें दिया हुआ है सारा। तो ये क्या है, कोई अल्किल हैलाइड है, देखो KOH के साथ कराएंगे तो X हट के OH जुड़ गया, यहाँ पे X हट के CN जुड़ गया। ये क्या, देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर देगा यहाँ पर, और नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो RNH2 बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखो ये Na प्लस और I माइनस, यहाँ पे RI बन जाएगा। AgNO2 में देखो RNO2 बन गया। LiAlH4 ये है क्या, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट ये हमें क्या देता है? ये हमें H माइनस आयन देता है। क्या देता है? H माइनस। और वही H माइनस जाके जुड़ गया तो क्या बन गया? एल्केन बन गया। हालांकि क्लास 11th में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, एल्केन के प्रिपरेशन में भी हमने इसको देखा हुआ है। ठीक है, अब इसका देखो इसके साथ रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये तो ये वाला पार्ट जाके जुड़ गया और एक एस्टर बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बाहर से आ रहा है, उसके जुड़ने के 2 रास्ते हो सकते हैं। या तो जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये Cl है, ये पहले ही निकल जाए, कार्बोकैटायन बनाए, उसके बाद जाके OH माइनस उस पर जुड़े। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि Cl माइनस पहले न निकले, पहले ही Cn माइनस क्या हो जाए, या जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल के निकलने से पहले ही जाके जुड़ जाए, और बाद में जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकले। तो 2 रास्ते हैं हमारे पास। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, 2 रास्ते हैं हमारे पास। या तो पुराना न्यूक्लियोफाइल पहले ही निकल जाए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाए, कार्बोकैटायन बन जाए, और फिर उसके बाद कार्बोकैटायन बनने के बाद जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो अटैक करे। या फिर दूसरा रास्ता ये है
कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसके निकलने से पहले ही क्या करे, नया वाला न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर दे, और उसके बाद जब वो आके जुड़े उसके बाद जो है जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है वो बाहर निकले। तो इसी आधार पे क्या होता है, हमें दो मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, दो रास्ते, SN1 और SN2। SN1 में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है, कार्बोकेटाइन बनता है, उसके बाद क्या होता है, नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, जो पुराना न्यूक्लियोफाइल उसके निकलने से पहले ही क्या होगा, नया न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और उसके बाद जो है पुराना न्यूक्लियोफाइल बाहर जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको नोट कर लो, फिर हम इसके बाद डिटेल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 रिएक्शन को, मैकेनिज्म को सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आइए अब मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको SN2 को सीखना है, फिर SN1 को सीखना है। तो SN2 का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और ये दो का मतलब क्या है, बायोमोलिकुलर, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये जो X है, ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसके निकलने से पहले ही क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो आके अटैक करेगा कार्बन पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हेलोजन निकलेगा। ये हमने हेलो एल्केन लिया हुआ है, ये एक एल्किल हैलाइड है। इसका ग्रुप हमने, ये जो 3 ग्रुप है इस पे क्या लगा है इसको मेंशन हमने नहीं किया हुआ है। इस क्यों नहीं किया है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब कराते हैं अटैक न्यूक्लियोफाइल का। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, ये भी एक मुद्दा है। देखो ये रहा न्यूक्लियोफाइल, क्या ये ऐसे अटैक कर सकता है कार्बन पे, सोच के बताओ। नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन और हेलोजन का जो ये बॉन्ड है ये क्या है, पोलराइज्ड है। ये जो हेलोजन है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी अच्छी खासी है, क्योंकि ये बॉन्ड तो अभी टूटा नहीं है। तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है अगर सामने से अटैक करता है तो इसको ये जो हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जो ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से तो अटैक नहीं कर पाएगा, कहाँ से अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा। तो लिख लो यहाँ पे, अटैक फ्रॉम बैक साइड, सामने से अटैक नहीं करेगा क्योंकि हेलोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे क्या होगा, इसको रिपल्शन होगा। ठीक है, अब अटैक कर दिया इसने, इसके बाद क्या होगा, अभी देखो हेलोजन निकला नहीं है, अभी निकला नहीं है, अब स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, स्थिति कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहां पर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा, कहां से जुड़ेगा, ये जस्ट जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड था जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से, सामने से तो आ नहीं सकता, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो हम कुछ यहां बना लेते हैं न्यूक्लियोफाइल को, और ये जो बॉन्ड है कार्बन के साथ इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली बॉन्ड बना नहीं है। उसी तरह ये जो X है ये भी क्या है, ये अभी X निकला नहीं है। मतलब इसका क्या है, ये जो डॉटेड का मतलब ये है कि आधा बना है आधा नहीं बना है, या फिर हम ये कहें कि ये आधा टूटा है आधा नहीं टूटा है। ठीक है, ये क्या है, डॉटेड का मतलब न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में आधा बॉन्ड बना है, और ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच में डॉटेड बॉन्ड दिख रहा है ये दिखा रहा है कि ये जो बॉन्ड है ये आधा टूटा है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि SN2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। अब देखो ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद जो कुछ बनेगा वो दूसरे स्टेप में होगा, हर कुछ सिंगल स्टेप में ही होने वाला है, सब कुछ क्या होगा, सिंगल स्टेप में ही होगा। अब देखो फास्ट, अब क्या होगा, अब एक बात बताओ, जिधर कार्बन और हेलोजन का पुराना बॉन्ड था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया,
तो जो डायरेक्शन कार्बन हाइड्रोजन का रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल में भी बॉन्ड बनेगा, यानी उल्टे डायरेक्शन में। तो उसके वजह से जितने भी कार्बन के बॉन्ड थे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सबकी पोजीशन अपने आप क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो सबको हम क्या कर दें, इसको पलट दें, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम से क्या होगा, इन्वर्ट होगा। तो जस्ट इसको देखकर इसका मिरर इमेज बना दो। कैसे करेंगे, देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जस्ट क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल किधर चला जाएगा, जिधर जैसे देखो ये X था उसी तरह ये न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, देखो जैसे वो था जस्ट उसका क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया, यानी इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। ये क्या है, इन्वर्जन, इन्वर्जन। और इसी को वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, अब इतना हमने सीख लिया। अब देखो यहाँ पर अब बात करते हैं कि इस कार्बन पे क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं मौजूद, क्या क्या इस पर होने चाहिए। अब देखो पहली बात तो इतना तो समझ में आ गया कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये सामने से अटैक नहीं करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। अब बैक साइड भी अगर ये अटैक कर रहा है तो यहाँ पर ये क्या चाहेगा कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप हों या बहुत छोटे छोटे ग्रुप हों। तो वो ऐसा चाहेगा व्यवस्था कि यहाँ पर जो ग्रुप हों वो छोटे छोटे हों। तो सबसे ज़्यादा छोटा ग्रुप क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन 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 हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक मेथिल लग गया इधर CH3, तो इसका मतलब ये कार्बन, उसके ऊपर भी 3 ठो हाइड्रोजन। एक और मेथिल लगा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पर भी लगा दें CH3 तो H H H, यानी कि जितना ज़्यादा, एक तो इसको बैक साइड अटैक करना है तो ये कोशिश यही होनी चाहिए हमारी कि यहाँ पर हम ऐसा ग्रुप लें कार्बन के आसपास कि छोटा से छोटा हो, इसको आने में कोई तकलीफ ना हो। इसका मतलब रिपल्शन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे छोटा से छोटा ग्रुप होना चाहिए। तो एक बात बताओ, क्या होना चाहिए ऑर्डर रिएक्टिविटी का, कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के रास्ते पर और कौन सा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से इसे ही होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन पे केवल 3 ठो हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव होगा, फिर क्या होगा, ये होगा, फिर उससे कम ये होगा, और सबसे कम क्या होगा, ये 3 डिग्री। हालांकि इसको हम डिफरेंस में देखेंगे। यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों आखिर ये, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन सबसे कम है। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो स्लो स्टेप है, ऐसा नहीं है, देखो मैं ये बता दे रहा हूँ कि सब एक ही स्टेप में हो रहा है, सिंगल स्टेप में। ऐसा नहीं है कि ये स्टेप फर्स्ट है वो स्टेप सेकेंड है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक, अब देखो ये जो स्लो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व है और ये एल्किल हैलाइड भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसको नोट कर लिए हो ना, अगर हम इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा, वो रेट जो है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। यानी कि रेट बराबर रेट कांस्टेंट, और ये न्यूक्लियोफाइल है और एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये जो SN2 है फॉलोस, यहाँ पे फॉलोस सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया कि यहाँ पर इन्वर्जन होने वाला है। अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि SN1 का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी बना लो इसे। ठीक, चलिए अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम SN1 मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं।
आइए अब SN1 मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं। SN1 क्या है? ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। इसमें पहले स्टेप में क्या होगा, ये हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और हेलोजन बाहर चला जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, यानी कार्बोकैटायन बनाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड का टूटना। ये रिवर्सिबल और स्लो प्रोसेस होता है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। ठीक, ये कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन कैसा होता है? तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये sp2 है और ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब क्या होगा, ये बन गया। अब दूसरा स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है और उस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है। तो स्टेप सेकेंड, ये कार्बोकैटायन बन चुका है हमारा स्टेप फर्स्ट से। अब न्यूक्लियोफाइल आया। अब देखो न्यूक्लियोफाइल ये क्या है? पहली बात तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है, यानी कुछ इस तरह का है। ये किस तरह का है? ये इस तरह का, जैसे पंखे का ब्लेड होता है, सीलिंग फैन या कोई भी पंखा ले लो, उसका डायना जैसा होता है, कुछ इस तरह से। ये इस तरह से रखा हुआ है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये ऐसे अटैक करे या तो नीचे से अटैक करे। मतलब ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इसने ऐसे अटैक किया तो इसके वजह से भी प्रोडक्ट बनेगा, इसने ऐसे अटैक किया तो इसके वजह से भी प्रोडक्ट बनेगा। यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों ही क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। और अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तब हम क्या कहते हैं? ऐसे पेयर को इनैंशियोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स। ये क्या होगा? फास्ट प्रोसेस है, फास्ट स्टेप है। और अगर एक प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है तो दूसरा कैसा बनेगा? जस्ट इसका क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह से। अब अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तब हम क्या कहेंगे? यहाँ पे रेशमाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, रेशमाइजेशन। ठीक, तो ये देखो ये सब पॉइंट्स क्या है? ये सब डिफरेंस में आते हैं SN1 और SN2 में। SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन होता है। और यहाँ SN1 में क्या होता है? रेशमाइजेशन होता है, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रुप क्या क्या होने चाहिए। वहाँ पे तो छोटा से छोटा हम सोचे थे कि हो कार्बन के ऊपर, यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट बन रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिख लो कि इंटरमीडिएट बन रहा है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनता था, यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी, जो SN1 के हिसाब से जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होगी? कहीं पर भी जो भी कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे बन रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और हमको पता है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब अगर यहाँ से कार्बोकैटायन को 3 डिग्री बनना है तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर तीनों मेथिल होना चाहिए, तीनों मेथिल होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा किसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी? 3 डिग्री अल्किल हैलाइड की, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री की, फिर CH3X की। समझे बात को? ठीक है, अब यहां पर देखो स्लो स्टेप क्या है? स्लो स्टेप पहला स्टेप है। और यहां पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? केवल और केवल ये जो हेलो एल्केन है, ये जो एल्किल हैलाइड है, केवल यही इन्वॉल्व है। इसका मतलब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो रेट बराबर के, और यहां पर क्या आएगा? केवल और केवल एल्किल हैलाइड आएगा। यानी कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है,
चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे SN1 और SN2 में। वहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ जाएगा और भी चीज़ें जो भी हैं कंपैरिजन के लिए उसको भी हम सीख लेंगे। फटाक से इसको नोट करो। आइए SN1 और SN2 को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, SN1 क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ठीक है। दूसरा क्या है, SN1 जो है 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है, और SN2 क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, जो SN1 है इसका जो रेट होता है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो ऐसा कुछ है, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 1 है। और SN2 में जो है रेट जो है न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे, और ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे SN1 में क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो SN1 में क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस तो पहले ही हो चुका है ना, बॉन्ड पहले ही से ब्रेक होकर कार्बोकेटाइन तैयार है। अब अगर वीक न्यूक्लियोफाइल भी आएगा तो आराम से बस उसको अटैक ही तो करना है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए यहाँ पर यूज होता है। SN2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। क्यों, क्योंकि अभी तक निकला नहीं है, जो हेलोजन ग्रुप है वो निकला नहीं है, उसको आके ढकेलना है, बाहर निकालना है। तो उसको निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब SN1 में देखो जो रिएक्टिविटी होती है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन किस में होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर ये जो CH3X है। ठीक। अब SN2 में क्या है, रिएक्टिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कितना बड़ा बड़ा ग्रुप लगा है इस आधार पर रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। अगर ग्रुप बहुत छोटे छोटे लगे हैं तब क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर केवल 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, छोटा छोटा हाइड्रोजन लगा हुआ है। 1 डिग्री में क्या होगा, इस पर कम से कम 1 ठो मेथिल होगा, 2 डिग्री में 2 ठो मेथिल होंगे, 3 डिग्री में 3 ठो मेथिल होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टिविटी जस्ट इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। अब फॉर सेम एल्किल पार्ट, ये देखो ये दोनों चीज क्या है, इसमें सेम है। अगर एल्किल सेम है, दोनों में एल्किल सेम है, तो जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर जो होता है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जगह है, इसको लिख लो, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर ये होता है। ठीक है। तो उस लिए क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, RI आयोडाइड। उसी तरह यहां पर भी सेम चीज है। ठीक। अब यहां पे SN1 में क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है अगर कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहां पे क्या है, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। अब SN1 में क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। पोलर का पोलर तो पता ही है, प्रोटिक का मतलब जिसके पास हाइड्रोजन देने की क्षमता हो। तो को H2O, और ये जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड हो गया। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। पोलर तो चाहिए, पोलैरिटी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे एसीटोन, ये DMSO मतलब डाइमेथिल सल्फोक्साइड, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये DMSO है। ठीक है, ये DMSO है। DMF यानी डाइमेथिल फॉर्म अमाइड, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, DMF। उसी तरह DMA यानी डाइमेथिल एसीटामाइड, एक और कार्बन यहां बढ़ा दो। ठीक, तो कुछ ऐसे की जरूरत पड़ती है जो कि पोलर तो हो लेकिन प्रोटिक ना हो। फटाक से इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि बेंजीन जो हेलो बेंजीन होते हैं उसके अंदर क्यों नहीं हो पाता। और उसके पहले भी हम एक चीज़ और डिस्कस करने वाले हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक क्लोराइड बहुत हाई रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। फटाक से इसको नोट करो। आइए अब देखते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड ये SN1 में बहुत हाई रिएक्टिविटी क्यों शो करते हैं। तो देखो SN1 में रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले टूटता है। चलिए एलाइलिक हम बना लेते हैं, ये है एलाइलिक हैलाइड, Cl मान लेते हैं कि ये एलाइलिक क्लोराइड है। ठीक है, अब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, कार्बोकेटाइन को जनरेट करते हैं।
ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डबल, सिंगल, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे हमको कंजुगेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और कहीं पर भी रेजोनेंस होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। ये क्या है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। और इसको पता है कि रेजोनेंस हम करने वाले हैं तो स्टेबिलिटी हमको मिलने वाली है, तो इस वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं SN1 में। ठीक उसी तरह बेंजाइलिक हैलाइड में है। बेंजाइलिक हैलाइड मतलब ये, ठीक, CH2Cl। यहाँ पर भी हम क्या करें, बॉन्ड को तोड़ते हैं इसको और कार्बोकैटायन बनाते हैं, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर भी तो कंजुगेशन दिख रहा है, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ इस तरह से रेजोनेंस होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, कंजुगेशन दिख रहा है, तो रेजोनेंस तो होगा ही होगा, और रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बहुत ज़्यादा होगी। इस वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिलोकलाइज्ड है अच्छे से, तो इसलिए हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं। उसी तरह जो विनाइलिक हैलाइड होता है, विनाइलिक हैलाइड शो वेरी लेस रिएक्टिविटी, या लेस रिएक्टिव होता ही नहीं है। ठीक है, रिएक्टिव होता ही नहीं। क्यों ऐसा होता है, चलिए विनाइल हैलाइड को बनाए हम। ये विनाइल हैलाइड है, यहाँ पर देखो डबल, सिंगल, फिर ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, फिर से कंजुगेशन हो गया, और कंजुगेशन हो गया तो यहाँ पर ये इधर बॉन्ड आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, फिर से रेजोनेंस होगा। और हुआ क्या यहाँ पर, हुआ यहाँ पर ये हमें किससे मतलब है, यहाँ पे देखो कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर हो गया। इसके वजह से ये बॉन्ड को ब्रेक आसानी से हम नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो लेस रिएक्टिव। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इस बॉन्ड को तोड़ पाना आसान नहीं है। इस वजह से विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं SN1 के लिए। नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो। इसके बाद हम हेलोबेंजीन को देखते हैं कि वो क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगला सवाल ये आता है कि हेलोबेंजीन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में। यानी जैसे हम हेलो एल्केन के केस में करते थे, जैसे ये CH3Cl है प्लस KOH हमने इसमें डाल दिया, एक्वस KOH, तो ये क्या हुआ, CH3OH प्लस KCl। लेकिन अगर हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं, हमने ये क्लोरोबेंजीन लिया, इसमें हमने KOH डाला या NaOH डाला, तो ये रिएक्शन Cl हट के OH यहाँ पर नहीं जुड़ता, बहुत ही दिक्कत से होता है ये, बहुत हमको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना होगा, मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर ये 4 कारण लिखे हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम आइए क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी से बहुत सारे जवाब हमको मिलेंगे। और आगे भी हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन का, तो वहाँ पर हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज इधर, कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इधर आया, फिर ये इधर आया।
ठीक है। तो कुछ इस तरह। अब देखो ये पहला और आखिरी ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो यहीं पर इस बात को नोट कर लो कि नेगेटिव कहाँ कहाँ बन रहा है। देखो ये मान लो जैसे ये बेंजीन है, इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों क्या है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये क्या है, मेटा पोजीशन है, ये भी मेटा पोजीशन, ये क्या है, पैरा पोजीशन होता है। ठीक है, इस चीज को अभी से देख लो। तो देखो यहां पर इतना तो पहले याद कर लो कि यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव बन रहा है, यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज अगर आना चाहेगा तो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखना है। अब हम अपने सवाल पे आते हैं कि हेलोबेंजीन क्यों नहीं देते आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला तो कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन है, देखो रेजोनेंस के वजह से इलेक्ट्रॉन इधर आया, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो पहला कारण तो यही है और सबसे ठोस कारण भी है। दूसरा कारण क्या है, कार्बन विच इज बॉन्डेड टू एक्स, यानी जो हेलोजन से कार्बन जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp2 है। भाई सही बात है, ये कार्बन क्या है, sp2 है, ये कार्बन क्या है, sp2 है। अब देखो sp2 है और हेलो एल्केन के केस में क्या होता था, हेलो एल्केन के केस में ये sp3 होता था, ये sp3 होता था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या है, x है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ये है y है, कार्बन और ये हेलोजन के बीच में। अब देखो यहाँ पर sp2 जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो y होगा यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा इस कार्बन और क्लोरीन में वो कम होगा इस कार्बन और क्लोरीन के तुलना में। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो गया तो बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो गई, जितना प्लस और माइनस आना चाहिए उतना नहीं आएगा। यहाँ पे जो पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस बनेगा उसके तुलना में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कम बनेगा। तो बॉन्ड कम पोलराइज्ड हुआ है तो उसको तोड़ने में उतना दिक्कत होगा। ठीक है, बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलराइज्ड रहता है उतना तोड़ने में बॉन्ड आसानी रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा क्या है, फेनिल कार्बोकैटायन इज अनस्टेबल बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। अब चलो किसी तरह मान लो क्लोरीन को हटा के हम देखते हैं कि होता क्या है। मान लो हमने क्लोरीन को हटा दिया, तो क्लोरीन हटाया हमने तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या ये कहीं पर भी कोई स्टेबिलिटी इसकी है ही नहीं, कोई रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये क्या है, यहाँ पॉजिटिव है तो यहीं पर रहेगा, ये एक जगह पे रुका हुआ है, कहीं पर पॉजिटिव मूव नहीं कर सकता। जैसे बेंजिल में हमने देखा था ना, बेंजिल कार्बोकैटायन में, उसमें क्या कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, डीलोकलाइज्ड था। यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक है, तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा क्या है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन। बेंजीन जो है भाई इसमें 3 ठो डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो बेंजीन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से अमीर हुआ कि गरीब हुआ, तो इलेक्ट्रॉन से तो अमीर हुआ ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन से अमीर आदमी अगर आएगा इसके पास तो क्या करेगा, उसके साथ तो रिपल्शन ही होगा ना। इसीलिए बेंजीन क्या देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देते हैं। क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। हालांकि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर रखें, ड्रास्टिक कंडीशन रखें, तो क्लोरोबेंजीन भी क्या है, वो थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो आइए उन्हीं रिएक्शन को कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम कि कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन क्लोरोबेंजीन देता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि टेम्परेचर और प्रेशर हमको क्या रखना पड़ेगा, हाई, ड्रास्टिक कंडीशन जिसको बोलते हैं, ड्रास्टिक कंडीशन। आइए कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन का भी देख लें। हालांकि टेम्परेचर और प्रेशर हमें हाई तो रखना ही पड़ेगा। तो कितना रखना पड़ेगा टेम्परेचर प्रेशर, तो देखो हमें 623 केल्विन टेम्परेचर रखना पड़ेगा और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्लोरीन हटेगा और OH जुड़ेगा।
ठीक है। हालांकि जब हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे रिएक्टिविटी थोड़ी सी क्लोरोबेंजीन की बढ़ेगी और कुछ कम टेम्परेचर पे हमारा काम होने लगेगा। देखो कैसे, यहाँ पे हमने NO2 लगा दिया, ठीक, सेम काम किया तो टेम्परेचर थोड़ा सा हमारा कम पे काम हो गया, 443 केल्विन, ठीक, 443 केल्विन पर ही हमारा काम हो गया, ठीक। अब और एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें हम, ऑर्थो पर भी लगा दें, तो क्या होगा, और कम टेम्परेचर में हमारा काम होगा और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ये 368 केल्विन पर ही हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरा जो ऑर्थो बचा हुआ है उस पोजीशन पर भी हम नाइट्रो लगा दें, तब क्या होगा, अब केवल इसको थोड़ा सा हम गर्म कर देंगे पानी में, तब भी क्या हो जाएगा, इसमें आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। आखिर क्या हो रहा है नाइट्रो ग्रुप लगाने पे, तो देखो नाइट्रो ग्रुप क्या है, ये रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ा नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच जितना पहले बेंजीन था अब उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन मेटा पर कोई असर नहीं होगा जब NO2 लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेटा पर कोई रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लो, फटाक से इसको नोट करो। फिर इसके बाद हम ESR यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोबेंजीन का यानी क्लोरोबेंजीन का देखेंगे, नोट करो। आइए अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का देख लेते हैं। देखो जब हमने क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो वहां पर हमने देखा था कि क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, यानी क्लोरोबेंजीन पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तो कहाँ पर आएगा वो, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। हालांकि क्लोरीन जो है बेंजीन के ऊपर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, फिर भी अगर कोई चीज़ आती ही है पॉजिटिवली चार्ज तो वो उसको डायरेक्शन तो ऑर्थो और पैरा ही न बताएगा, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आएगी कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। और ध्यान रखना कि पैरा वाला सारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है ऑलवेज, केवल एक केस में फिनॉल के नाइट्रेशन में क्या होता है, ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है। देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का जब हम Cl2 प्लस NHCl3 AlCl3, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, Cl प्लस, तो वही Cl प्लस जाके ऑर्थो और पैरा पर अटैक किया। अब दूसरा अगर ये हो गया हाइड्रोजनेशन, अब नाइट्रेशन करा रहे हैं तो कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, ये यहाँ पे NO2 प्लस हमको देता है, यही NO2 प्लस एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा पड़ जाएगा, पैरा वाला यहाँ भी मेजर होगा, ठीक है। सल्फोनेशन में कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो मिलता है हमको SO3H मिलता है प्लस, और यही ऑर्थो और पैरा पर गया। अब ये क्या है, क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3 पॉजिटिव, और वही जाके अटैक किया ऑर्थो और पैरा पर। ये रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है कुछ ऐसा मिल रहा है, ये भी है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कुछ हो गए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के। अब इसको नोट कर लो। फिर अब हम चलते हैं हेलो एल्केन का रिएक्शन विथ मेटल्स पे क्या क्या होता है, नोट कर लो इसको। आइए अब देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो देखो हेलो एल्केन जो होते हैं कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। उसी में से एक है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसे बनता है, हमने एक हेलो एल्केन लिया, उसका मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया और पानी नहीं होना चाहिए मौजूद,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हुआ तो क्या बना, CH3CH2 MgBr। अब इसी को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट। इसमें देखो होता क्या है कि कार्बन वाला पार्ट जो होता है माइनस होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता ऐसा हुआ, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो तो भाई मेटल है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये तो पक्का क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा इसके तुलना में। तो कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, अब देखो एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि ग्रिगनार्ड रीजेंट को बनाते समय पानी क्यों नहीं होना चाहिए। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट में देखो यहाँ पर CH3CH2 माइनस बन रहा है, ये जो पार्ट होता है ये बड़ा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये कहीं से भी चाहे बहुत ही थोड़े अमाउंट में ही अगर H+ मिला तो ये लेकर क्या बना लेता है, एल्केन बना लेता है। तो ग्रिगनार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस condition because it is very reactive and takes any source of proton यानी H+ to form alkane। ठीक है, होता क्या है, जैसे मान लो ये है हमारा, अगर इसको पानी हमने दे दिया, अब वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन ये थोड़ा सा तो H+ देगा ही, तो क्या ये बना लेगा, 2 कार्बन है तो ये इथेन बना लेगा। ठीक है, अब इसमें हम अल्कोहल भी नहीं डाल सकते, ये भी क्या करता है, थोड़ा सा H+ देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम नहीं यूज़ कर सकते इसमें, क्योंकि इससे भी हमको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा, इससे भी एल्केन मिल जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है, ऐसा कोई भी सोर्स इससे दूर रखना पड़ता है जो हमको H+ दे रहा हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद और भी कुछ रिएक्शन हम मेटल्स के साथ देख लेते हैं हेलो एल्केन्स का। ये ग्रिगनार्ड रीजेंट हो गया। चलिए अगला है रिएक्शन, मेटल जो है हमारा इस बार सोडियम है, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, अगला रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या करना है हमको, हमने ये क्लोरो क्या लिया, 2 मोल लिया हमने, एक हेलो एल्केन प्लस 2 मोल सोडियम, और यहाँ पर भी ड्राई ईथर। होगा क्या, ये 2Na और ये 2 Cl निकल जाएंगे, और हम जितने कार्बन का हेलो एल्केन लिए थे, देखो 1 कार्बन का हेलो एल्केन लिए, बना कितना, 2 कार्बन का इथेन बना। यानी जितने कार्बन का हम हेलो एल्केन लेंगे उसके दुगनी संख्या में क्या मिलेगा, हमको एल्केन मिलेगा। इसी को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर हम अलग अलग ले लेंगे तब क्या बन जाएगा, मान लो हमने ये ले लिया, तो इस बार मिक्सचर बन जाएगा। हो सकता है ये खुद के साथ रिएक्शन कर ले तो इथेन बनाए, ये हो सकता है खुद के साथ रिएक्शन कर ले तो ब्यूटेन बनाए, हो सकता है ये इसके साथ रिएक्शन करे तो प्रोपेन बनाए। तो यहाँ पे हमको मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको मिक्सचर मिलेगा। हालांकि मेन मुद्दा यही है कि डबल कार्बन करने के लिए वुड्स रिएक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए नीचे वाला हम इसको हटा देते हैं, जगह की कमी है। अब इसके बाद वुड्स रिएक्शन के बाद आता है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन इसमें क्या है, सेम वे में जाएगा, बस CH3Cl यहाँ पे क्या होगा, एक हेलोबेंजीन होगा। इसका भी 2 मोल हमने लिया, 2 मोल सोडियम लिया, ड्राई ईथर क्या बन गया इस बार, देखो जैसे वहाँ पर डबल बन गया था, यहाँ पर भी कुछ ऐसे बन जाएगा। क्या है ये, बाइफेनिल। ठीक है, ये फिटिग रिएक्शन हो गया। अब इसी के बाद आता है उर्ज फिटिग रिएक्शन, यानी दिस प्लस दिस दोनों का मिक्सचर। तो इस बार क्या होना चाहिए, अंदाजा लगा सकते हो, उर्ज फिटिग रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक ठो हम
एल्किल हैलाइड लेंगे और एक ठो एरिल हैलाइड लेंगे, ठीक है, प्लस 2Na और ड्राई ईथर होगा। तो इस बार क्या होगा, बेंजीन के ऊपर ये CH3 चला जाएगा, ठीक है, टॉलिन हमको मिल गया और सब में 2NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो उसको भी हम निपटा ही देते हैं, ठीक है, इसको नोट करो फटाक से। आइए बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, क्या होता है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जैसे देखो NO2 में नाइट्रोजन वाला पार्ट भी एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बिहेव कर सकता है और ऑक्सीजन वाला पार्ट भी। उसी तरह यहाँ पे कार्बन वाला पार्ट भी और नाइट्रोजन वाला पार्ट भी। एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन हम देखते हैं, ये एक एल्किल हैलाइड है, इसमें हमने KCN के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, CH3CN। और अगर हमने CH3Cl का रिएक्शन AgCN के साथ कराया तो क्या बना, CH3NC। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ये आयनिक है। अगर ये आयनिक है तो ये K+ और Cn- में टूटा हुआ है, ऑलरेडी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, कार्बन पे जाके अटैक करेगा और तो CH3 के साथ ये कार्बन वाला पार्ट जाके जुड़ गया। यहाँ पर क्या है, ये जो है ये कोवेलेंट है, तो Ag और कुछ इस तरह का व्यवस्था। तो इस बार ये बॉन्ड तो टूटा नहीं, कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, जाके C पर अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ पर हमको इसलिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह और भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3Cl प्लस अगर AgNO2 हम लेते हैं तो क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो AgNO2 कुछ इस तरह का है, ठीक। यहां पे देखो ये क्या है, कोवेलेंट नेचर का है। यहाँ पे फिर से क्या हुआ, कहीं पर भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बना, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये फिर से अटैक करेगा और नाइट्रोजन वाला पार्ट जो है C के साथ डायरेक्ट दिखाई देगा। अब अगर हम इसका रिएक्शन KNO2 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, CH3ONO। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो है ये कुछ ऐसी व्यवस्था है, KNO2 में कुछ ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। ये क्या है, प्योरली कोवेलेंट आयनिक है, तो ये वाला पार्ट माइनस, ये वाला प्लस, तो ऑक्सीजन वाला जाके अटैक किया और CH3ONO कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसको फटाक से नोट करो। फिर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको भी हम देख लेते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। फटाक से नोट कर लो इसको। आइए अब एलिमिनेशन रिएक्शन को देख लेते हैं। व्हेन अ हेलो एल्केन विथ बीटा हाइड्रोजन इज हीटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कोहलिक KOH, C2H5O- या फिर NaNH2 या KNH2, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड। यानी जब हम किसी हेलो एल्केन को हीट करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये सब बेसेस हैं, तो क्या होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम डबल बॉन्ड में HX जोड़ते थे तो डबल से सिंगल बॉन्ड हो जाता था, उसी तरह सिंगल बॉन्ड है पहले से, और अगर हम उसमें से HX निकाल लें तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये एक क्या है, हेलो एल्केन है, ये क्या है, अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन है, जिस पर क्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक, और ये बीटा कार्बन, उस पर हाइड्रोजन जो है इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा, इसीलिए इस रिएक्शन को कभी कभी क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर बीटा पर हाइड्रोजन है तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहा है तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। डी का मतलब निकलना।
खैर अब चलिए, ये तो हो गया नाम। अब क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। कैसे? जब हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे इसमें। अल्कोहलिक KOH यानी कि इथेनॉल के साथ KOH, तो होगा क्या, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये जो होता है ये E2 मैकेनिज्म को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यहां पे लिख लो, फॉलोज E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक, और यहां पर जो होता है ये एंटी एलिमिनेशन होता है। ये एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है, इसको भी समझ लो। दो चीजें हमको समझनी है कि ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है और एंटी मैकेनिज्म है, सॉरी एंटी एलिमिनेशन है। ठीक है, इट फॉलोज E2 मैकेनिज्म, और ये क्या हो रहा है, एक एंटी एलिमिनेशन हो रहा है। ये एंटी एलिमिनेशन का क्या मतलब है, तो देखो होता ये है, जो हाइड्रोजन है और ये जो हेलोजन है, ये दोनों एंटी पोजीशन से निकलते हैं। हो क्या रहा है, जैसे ये कोई मान लो स्ट्रॉन्ग बेस आया OH-। अब क्या है, अगर क्लोरीन इधर होता, निकलना साथ में ही है दोनों को, एक ध्यान में रखो, दोनों साथ में ही निकलेंगे, दोनों साथ में ही निकलेंगे। ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। ठीक है, ये H+ को खींच लिया। अब क्लोरीन यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेके तो उड़ जाना है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पे देखो, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये जो OH- है इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। इसलिए जो एलिमिनेशन होगा कहाँ से होगा, वो एंटी पोजीशन से होगा। कहाँ से होगा, एंटी पोजीशन से होगा। तो कुछ इस तरह से होगा, ये बेस आया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया और ये H+ को लेके उड़ गया और Cl- यहाँ से निकल गया, तो बन क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इतना हमने समझ लिया कि ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है और ये एक एंटी एलिमिनेशन है। अब साथ में अब देखो, अगर ये हो गया, इसको मिटा दिया जाए। चलिए अब एक रूल लिख लेते हैं हम, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कि जब अगर दो बीटा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन मौजूद हैं, दो तरह के हाइड्रोजन मौजूद हैं, मतलब दो, एक से अधिक तरह के बीटा हाइड्रोजन है, तब क्या होगा। तो देखो अब जैसा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये ठीक। अब यहां पर देखो, ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, ये क्या है, बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, हेलोजन तो यहीं से निकलेगा। तो अगर हम अल्कोहलिक KOH इसमें डालें तो होगा क्या, दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहला तो कुछ ऐसा हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। कौन सा मेजर होगा, तो ये मेजर होगा। क्यों, वो वाला एल्किन मेजर होगा जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा अटैच्ड हो। देखो यहाँ पर केवल एक ही ठो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर ये भी एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है। इसी को बोलते हैं क्या, सेटजेफ रूल। ये क्या होगा, माइनर होगा। तो सेटजेफ रूल भी हम लिख लेते हैं, तो लिख लो सेटजेफ रूल। ठीक है, तो लिख लो दैट alkene is major product in which double bond is attached with greater number of alkyl group। ठीक है, तो E2 मैकेनिज्म को ये फॉलो करेगा, एंटी एलिमिनेशन होगा और सिंगल स्टेप में होगा। ठीक है, सिंगल स्टेप, एक ही साथ
हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों निकलेंगे। 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, जो रेट होगा ये बेस के कंसंट्रेशन और एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जैसे SN2 था, कुछ मान सकते हो कि उसी तरह हमको चीजें देखने को मिल रही है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।